एंड दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन कि यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया मिस गवर्नेंस का। और अगला पॉइंट ये भी नोट डाउन करेंगे दैट आउटकम वाज द रेसिडेंट, आउटकम वाज द रेसिडेंट। सर कम नवीन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू, कैसा है? जी सर। आओ बैठो बैठो, आराम से बैठते हैं, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी जस्ट अ कन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है सर। मैं ये देख रहा हूँ कि लास्ट 10 डेज में हाउ मच यू हैव इम्प्रूव व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अभी तक कोई परेशानी आ रही है? सर परेशानी सर मेनली वही पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जो था उस पर मैंने कुछ काम किया हूँ, बट अभी इतने कम समय में हो नहीं पा रहा है। ओके ओके, और परसों इंटरव्यू है सर। ओके अच्छा नवीन, एक बात बताओ, रियल में पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे? सर मैंने कहीं क्लास किया नहीं। ओके 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 ओके। अभी पॉलिटिकल साइंस में ओके, तुमने ग्रेजुएशन किया था मैथ्स में, पीएसआईआर सिर्फ चूज किए थे इसके लिए, बीपीएससी के लिए? ओके तो ठीक है, ओके मैं ये समझ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा पीएसआईआर का मैं पूछता हूँ, लेकिन उसके पहले ये बताओ कि मैथमेटिक्स का आप यूज़ कैसे करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? हाउ वुड यू यूज़ मैथमेटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन? सर मैथमेटिक्स का यूज तो सर सारे सब्जेक्ट्स में सर, जैसे कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो है वो सब सब्जेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। मैथमेटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ऐसा कहा जाता है। मेरा सिंपल सा बात है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में मैथमेटिक्स को कैसे यूज़ करोगे? उतना ही बोलना है जितना पूछा जाए। ठीक है सर, बोलिए। सर मैथमेटिक्स का यूज करके मैं प्रशासन को और बेहतर तरीके से जो भी योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन कर सकता हूँ। जैसे डाटा हुआ सर्वे के आधार पर, या फिर जो भी हमारे प्रायोरिटी के आधार पर जो लोग प्राथमिकता जिसको देनी है उनका मैं सर्वे कराकर उनके निश्चित आंकड़ा डाटा तैयार करके इस तरह से मैं मैथ का इस्तेमाल करके प्रशासन में और मतलब क्रियान्वयन में, प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन में मैं और पारदर्शिता बरत सकता हूँ। जैसे अभी आप ऑलरेडी आरएमएस में हैं, राइट? तो आरएमएस में कभी आपने मैथमेटिक्स को अप्लाई किया है? बिल्कुल सर। कैसे किया है? जैसे सर मैं वहाँ पे पत्रों की जो सॉर्टिंग करता हूँ तो दिन प्रतिदिन उसमें हमारे लिए टारगेट दी जाती है कि आज आपको 1000 आर्टिकल कर देना है, या फिर प्रति घंटे आपको 500 आर्टिकल कर देना है। तो यहाँ पे तो एक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है। दूसरी चीज़ में ये देखता हूँ कि उसमें से कितने को मैं पिन कोड के आधार पर कर रहा हूँ, कितनों को मैं पत्र के आधार पर, मतलब जो पता दिया गया है उस आधार पर मैं कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ सर जैसे हमारे पूर्वी चंपारण में टोटल 42 एसओ हैं, ओके, और पश्चिमी चंपारण में 18 एसओ है। तो उसमें मैं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ कि मैंने कितने पत्र को सही मतलब वो कर पाया, एड्रेस मतलब सॉर्टिंग कर पाया, कितनों को मैं सही सॉर्टिंग नहीं कर पाया तो उसको कितना रिटर्न करना पड़ा। ये सब चीज़ों मुझे मैथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके 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 ओके। चलिए मैं कुछ पॉलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ नवीन। अच्छा अभी बिना कोई टेंशन का बात करना है, ठीक है? कोई भी, इट्स नॉट लाइक अ फॉर्मल, इट्स जस्ट ऐसा समझो कि हम लोग इनफॉर्मली बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का नाम सुना है? यस सर। क्या है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, बताओगे? सर प्रिज्मेटिक सोसाइटी में सर मुख्यतः जैसे जो व्यवहारिक अनुभव इन आधार पे सर ये समाज होते हैं। इनमें मुख्यतः सर वो ये देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, इस पे बदौलत वो परिणाम को पहले देखते हैं। मतलब आदर्शवादी सोच को वो अलग रखते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण को वो अपनाते हैं। जो भी समस्या है उसको व्यवहारिक अप्रोच के जरिए उसको दूर किया जाए। ये व्यवहारिक समाजवाद अर्थात प्रिज्मेटिक सोसाइटी ऐसा है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है और क्यों दिया था सर? ये और ये कहाँ पढ़े कि व्यावहारिक समाज और ये सभी कहाँ पढ़े हो? सर मैंने 100% श्योर हो प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में जो बोल रहे हो? सर मैं ये उसमें प्रिज्मेटिक सोसाइटी पहले पता है कि क्यों डेवलप हुआ था, ये आइडिया कौन दिया था? सुनो, ये जो आइडिया है नवीन, देखो नहीं आएगा तो ओपनली बोल देना है ऑनेस्टली वहां पे कि सर अभी मुझे जानना चाहिए था बट आई एम अनएबल टू रिकॉल। डन। गेस ऐसा नहीं करोगे जिसमें कि खुद के लिए अपने वो बोलते हैं ना कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, डोंट एक्स योर लेग, अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है, ठीक है? तो करना क्या है कि अगर मान लीजिए नहीं पता है, लेट्स सपोज दे आस्क समथिंग फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, नहीं पता है, कंफ्यूज्ड हो, तो सीधा मना कर दो। प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है FW रिक्स का था, और रिक्स साहब एक्चुअली मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन आपस में एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को कंपेयर करते हैं कि हाउ दीज आर डिफरेंट।
डेवलपिंग सोसाइटीज को जो है बेसिकली वो प्रिज्मेटिक बोलते हैं। जो अंडर डेवलप्ड है वो प्रिज्म से इधर है और जो डेवलप्ड है वो इधर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। अच्छा, पोलियार्की का कॉन्सेप्ट सुने हो? व्हाट इज पोलियार्की? नहीं सर। ये नहीं सुने हो पोलियार्की, जो ढाल साहब का दिया हुआ है, रॉबर्ट ढाल का? नहीं सुने हो? ओके, चलो, मतलब पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल नल हो, राइट? जैसे और अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर क्या वहां पे आंसर करोगे? मैं ये ऑनेस्टली तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि बाय द वे अगर नहीं आता होगा तो सीधा बोल दीजिएगा कि सर आई एम अनेबल टू राइट नो रिकॉल, आई एम सो सॉरी। तो ये तुम पॉलिटिकल साइंस में पास कैसे फिर हुआ? जब तुम तैयार नहीं किया था तो बस एमसीक्यू के लिए पढ़ लिया हो गया और अब हंस रहे हो। चलो, अच्छा ये बताओ, एसएनएस कॉलेज स्टैंड्स फॉर? सर श्री नारायण सिंह कॉलेज। श्री नारायण सिंह कॉलेज। और एसएचएमएस पीर? पिपरा सर, जगह का नाम हुआ पिपरा। और SHM? श्री महावीर हाई स्कूल। श्री महावीर, ये महावीर जैन के नाम पे है? नहीं सर, वो जो जमीन जो थी वो श्री महावीर सिंह की थी। ओके, अच्छा, उन्होंने लैंडलॉर्ड कोई होंगे, उन्होंने डोनेट किया था। और एसएनएस में? सर वो जमीन भी उन्हीं की थी और सर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जब चंपारण आंदोलन हो रहा था तो उसमें वो सक्रिय रूप से भागीदार थे। ओके, तो एसएनएस कॉलेज जो है वो क्या यूनिवर्सिटी है? नहीं सर। तो ऑटोनॉमस कॉलेज है? नहीं, अंगीभूत कॉलेज है। किसका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक ठीक, चलो, तो ये पता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है? सर प्रेफरेंस में मेरा है बिहार प्रशासनिक सेवा। ओके। और दूसरा में बिहार वित्त सेवा। बिहार वित्त सेवा, ठीक है। तीसरे नंबर पे है सर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में अवर निबंधक अधिकारी का सर। 4 नंबर में है सर बिहार निर्वाचन सेवा। 5 नंबर में है बिहार शिक्षा सेवा। और 6 नंबर में सर लेवल 7 के पोस्ट शुरू हो जाते हैं, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। ओके सर उसमें भी सर मेरे लिए ऊपर के 2 पद जो हैं उसी में सर सीट है, बाकी नीचे के 3 में नहीं। वो नहीं है? नहीं सर। क्यों? उसमें ऐसा कहा गया था कि कुछ सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी, तो मैंने इस आधार पर उसको रख लिया था। बट अभी सिर्फ ऊपर के 2 और बाकी सर लेवल 7 में। ओके, ये 3 सीट्स तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे एजुकेशन सर्विसेज में? नहीं, क्यों? सर उसमें वैकेंसी ही नहीं दिया गया। ओके ओके ओके, चलो एक बात बताओ, वाई बीएफएस, बिहार फाइनेंशियल सर्विस आपने क्यों रखा? सर बिहार फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत जैसे मेरे रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि बिहार वित्त सेवा में कर सहायक आयुक्त का पद था। उसमें सर किसी भी शासन व्यवस्था को संभालने में कर कलेक्शन या फिर ये सब का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसमें सर यदि मैं इसको मैं जुड़ करके यदि काम करूं तो कर संग्रह की दिशा में मैं बेहतर काम कर सकता हूं। जैसे अभी कर सुधार की प्रक्रिया में जैसे जीएसटी के रूप में एक बहुत बड़ा जीएसटी 2.0 में जो सुधार लाया गया है, उसको यदि मद्देनज़र में रखूँ तो इस आधार पे या फिर और भी राज्य सरकार के जो दूसरे के कर हैं उसके कलेक्शन में मैं पूरी तत्परता और पारदर्शिता बरतूँगा। तो इस आधार पे सर मेरे लिए बिहार वित्त सेवा के रूप में मैंने पहला हुआ मतलब दूसरा प्रायोरिटी दिया था। ओके, नहीं जैसे ज़्यादातर बच्चे अभी बिहार फाइनेंशियल सर्विस में जाना चाहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि करप्शन एंगल इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं, ब्राइब ज़्यादा मिलता है। तो क्या करप्शन भी है आपका कोई? ये क्या आपको लगता है कि आप करप्शन की वजह से आप बिहार फाइनेंशियल सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं है इसके लिए। और सर मेरा बस चूँकि मैं इसको एक सेवा के रूप में ही देखता हूँ इन सर्विसेज को, मेरे लिए ये यहाँ पे जा कर के और अपना पूरी तरह से पूरी तन्मयता के साथ कार्य करना मेरे लिए ये मायने रखता है। और रही बात सर भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार तो सर हमारे देश की जितने भी शासन व्यवस्था है उसमें कभी कभी उभर करके सामने आती ही रहती है। भ्रष्टाचार की जो भी घटनाएं हैं वो आती रहती है, लेकिन निजी तौर पे मेरा ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं। इसको इस तरीके से आप बोलेंगे, समझिए नवीन, इसको बोलना क्या है कि सर भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो सारे ऑफिसेस पे लागू होती है। अगर मैं अच्छा हूँ, मैं इंटीग्रिटी वाला बंदा हूँ, तो सर मैं बीएस में रहूँ, बीएफएस में रहूँ, एक्साइज में रहूँ, किसी भी सर्विसेज में रहूँगा तो मैं बिल्कुल इंटीग्रिटी तन्मयता के साथ काम करूँगा। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन जो है, जो इंटीग्रिटी है वो डाउटफुल है,
तो सर आप मुझे किसी भी सर्विस में डाल दो, वहाँ से करप्शन होगा। आज आप देख रहे हैं कि करप्शन का जो केसेस जो आज उजागर हो रहे हैं वो सिर्फ बिहार रेवेन्यू सर्विस या बिहार फिनेंशियल सर्विसेज तक ही लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी ऑफिसर्स पाए गए हैं, बहुत सारे एक्साइज में भी पाए गए हैं। तो ये कहना सर कि सिर्फ करप्शन के कारण मैं बिहार फिनेंशियल सर्विसेज में आता हूँ तो वो थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, ऐसे करके बोलेंगे। फिर एक चीज़ और करना है, बताना है कि बीएफएस का क्या रोल होगा विकसित बिहार बनाने में। तुम खुद सोचो, अल्टीमेटली बीइंग अ सिविल सर्वेंट नवीन, तुम्हारा एम क्या है कि विकसित बिहार के सपनों को रियलाइज करे, जो विजन है उसको ये करे। तो विकसित बिहार के लिए प्रॉपर टैक्स कलेक्शन जरूरी है ना। बिल्कुल। टैक्स अगर नहीं आएगा तो गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। अगर एजुकेशन हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं होगा तो ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगा। तो इसको और भी, मतलब मैं ये बोलने का मतलब है कि जो तुमने बोला इसके अलावा भी डायमेंशंस को ऐड करो। समझ में आ रहा है? जी जी। अब जैसे टैक्स कलेक्शन जो है, अभी देखो चाणक्य को कभी पढ़े हो तुम, तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो चाणक्य जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते थे प्रॉपर टैक्स कलेक्शन पे, क्योंकि उनको क्या लगता था कि कोश अगर अच्छा है, साप्तांग थ्योरी जब पढ़ोगे तो 7 अंग में एक अंग जो है वो कोश है। तो ये तुम चाणक्य से इसको लिंक करके बताइएगा, समझे? चाणक्य साप्तांग को देखो, इंटरव्यू जो है उसको अपने डायरेक्शन में मोड़ना है। आप वो चीज वहां पे नवीन बोलोगे जिससे कि ओपनिंग अगले को ना मिले। तो आप अब खुद बता दो बिहार फिनेंशियल सर्विसेज, अब जब वहां पे बता रहे हो तो यहाँ पे ये बोल देना कि सर आज ही नहीं, आज से 2400 साल पहले जब चाणक्य जी थे तो चाणक्य ने ये बोला था साप्तांग थ्योरी में कि कोश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुमने ये बोला तो उनके दिमाग में जाएगा क्योंकि साप्तांग थ्योरी बोल रहा है, तो बताओ साप्तांग थ्योरी, साप्तांग पे पहले से प्रिपेयर करके जाओ, एक एक चीज साप्तांग का जान लो कि वो अगर पूछे, मान लो कि किसी ने पूछा तो आप तुरंत बता दें कि आंसर, तुमको लग जाए कि ओके बेटा जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया है। समझ में आया नवीन? कोई क्लियर दिक्कत? अब थर्ड थिंग, कुछ केस स्टडी सोचते हैं। एक केस स्टडी है जिसमें आपको डाउट था, सपोज देयर आर 3 पर्संस, 3 लोग हैं, सोचिएगा अच्छे से, रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन है। एक आदमी है, उसके पास कैपेबिलिटी है, चीजों को वो बना सकता है, जैसे बल्ला है, बैट वो बना सकता है, ठीक है, लेकिन उसको खेलना नहीं आता। ये क्वेश्चन था। दूसरा जो है ये स्टेटस है कि उस बंदे को बैट बनाना नहीं आता है लेकिन खेलना आता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो बैट को खरीदे कैसे। और तीसरा स्टेटस ये है कि एक आदमी है जिसको ना बैट बनाना आता है ना खेलना आता है, लेकिन पैसे हैं कि वो उसको खरीद सके। तो ओरिजिनली ये बैट किसको मिलना चाहिए? अब रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। सर रॉल्स थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि यदि असमानता भी सही है, यदि वो जो जरूरतमंद हो उसको यदि न्यायपूर्ण अधिकार दिलाता हो। ओके तो आपको 3 प्रिंसिपल्स उसके पता है लेक्सिकल ऑर्डर में, 1 मैक्सिमम लिबर्टी प्रिंसिपल, ये सब पता है। फिर इक्वलिटी प्रिंसिपल में 2 प्रिंसिपल है, 2A 2B, ये सब पता है। ओके अभी जो तुम बोल रहे हो तो वो एक प्रिंसिपल ही है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आर जस्टिफाइड। तभी वो जस्टिफाइड है जो लीस्ट एडवांटेज है उसको अगर वो मदद कर रहा है। अब तुम बताओ, तुम खुद जो अभी बोले उसको यूज करके कि वो जो बैट है वो किसको मिलना चाहिए? तो मेरे हिसाब से वो बैट का मतलब उसको मिलना चाहिए जो उसको सही में यूज करना जानता हो। ओके अर्थात जो उसे खेलना जानता हो। ओके मतलब आप और आपके हिसाब से कि देखो अभी इसको समझना कैसे है नवीन, 3 लोग हैं A B C, तीनों लोग के पास लिबर्टी है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी सेटिस्फाई हो गया। लेकिन रॉल्स बोलते क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज आर ओनली जस्टिफाइड व्हेन इट इज एडवांटेजेस टू द लिस्ट एडवांटेज्ड। तो अब यहाँ पर ए के पास स्किल है बनाना, ही नोज कि हाउ टू मेक बैट, खेलना नहीं आता है। तो अगर इससे बैट ले भी लोगे तो दोबारा ये बना लेगा। सी जो है इसको ना खेलना आता है ना बनाना आता है, लेकिन इसके पास पैसा है, तो कल जाके कहीं और भी ऐसा बैट मिल रहा होगा तो वो खरीद लेगा। लेकिन बी को
बनाना नहीं आता है, बट ही नोज हाउ टू यूज, स्किल्स हैं लेकिन इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो ये इन तीनों में इस मैटर में लीस्ट एडवांटेज है। ओके सर। क्योंकि लीस्ट एडवांटेज है, सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल के हिसाब से दिस बैट शुड राइटफुली बिलोंग टू बी। हो गया? Yes. कर लोगे ना? यस। अब एक चीज पूछता हूं, अभी सुनो। मुझे कार्ने डॉक्ट्रिन के बारे में बताओगे? कार्ने डॉक्ट्रिन क्या है? यस सर। यस, गो अहेड। सर कार्नी डॉक्ट्रिन जो है वो कनाडा के भी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनके द्वारा दिया गया है। ओके। अभी उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो विश्व की जो छोटी छोटी जो देश हैं या छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बड़े अर्थव्यवस्थाओं या बड़ी शक्तियों के बीच में फंस करके रह जाती है। उन्हें या तो वो ही चीज़ मिलता है जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उनको देती हैं, या बड़े देश उनके जो भी अवसर प्रदान करते हैं उनमें उनको स्वीकार करना पड़ता है। अर्थात कुल मिलाकर के उन्होंने वर्तमान में जो विश्व का वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर उन्होंने मतलब प्रश्न उठाए हैं। उनका ये कहना है कि वर्तमान में जो भी महाशक्तियाँ हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, इन दोनों के बीच में पिस करके जो छोटे देश हैं या छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित हो रही है, दुष्प्रभावित हो रही हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अमेरिका या चीन ने जो कुछ भी जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो या तो छोटे देशों को आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहे हैं, या कुल मिलाकर के छोटे देश या छोटी अर्थव्यवस्थाओं का जो प्रभाव है बड़े महाशक्तियों पर निर्भरता ज़्यादा है, जो समय के साथ साथ उनको कम करना चाहिए और अपने आत्मनिर्भर या स्वयं मतलब आगे बढ़ना चाहिए, आत्मनिर्भरता की ओर ध्यान देना चाहिए। तो क्या तुम बोल सकते हो नवीन कि कार्ने डॉक्ट्रिन जो है कुछ नया नहीं है सर। एक रीपैकेज्ड वर्जन है जो इंडिया का कॉन्सेप्ट था स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का? बताओ कि इंडिया का स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है? सर इंडिया का जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का जो है मामला वो सर इसको मैं ऐसे समझूं कि 1991 के दशक में भारत के एक इंद्र कुमार गुजराल एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 91 में इंद्र कुमार गुजराल थे? नहीं सर, 91 के दशक में इंद्र कुमार गुजराल तो सर और उसके बाद हुए हैं। हाँ। जी। तो 90 के दशक में उन्होंने एक गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से एक सिद्धांत दिया था। Okay. जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को अपने दक्षिण पूर्व या दक्षिण एशियाई जो देश हैं उसके साथ अपने बिग ब्रदर वाली जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। Okay. और पारस्परिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि भारत यदि उन देशों के साथ कुछ करता है तो भारत को बदले में कुछ मिले। साथ ही साथ उन्होंने ये तो आप गुजराल डॉक्ट्रिन बता रहे हैं जी। उसी को सर आगे बढ़ा करके मतलब पहले जो भारत में गुट निरपेक्षता को जो कहा जाता था नॉन अलाइनमेंट, जी नॉन अलाइनमेंट, वर्तमान में उसको स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी का नाम दिया तो गया क्या है स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी के अंतर्गत सर भारत एक ऐसा अपना पोजीशन लेता है जिससे विश्व की महाशक्तियों से बचते हुए अपने आप को व्यवहारिक रूप से मतलब कि अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको आगे रखते हुए किसी जो महाशक्ति है उनको दबाव में आए बिना अपनी बात को रखता है, और ख़ास करके वो विकासशील देशों की आवाज़ बन करके अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बदौलत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक बात पूछूं, कैन वी से दैट कि इंडिया डज नॉट टेक एनी पोजीशन ऑन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इश्यूज अफेक्टिंग द वर्ल्ड? क्योंकि इंडिया को नेशनल इंटरेस्ट के लिए बीच में अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, यही आप बोलना चाह रहे हैं? सर भारत ये कोशिश करता है कि किसी भी महादेश जो महाशक्ति है उसके प्रभाव में आए बिना, किसी एक तरफ झुके बिना अपने आप को व्यवहारिक रूप से सबल बनाते हुए एक निश्चित दूरी बना करके और अपनी उपयोगिता साबित किया जाए। इसकी उपयोगिता साबित करने के लिए उसको ये ज़रूरी है कि वो अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उसको ध्यान में रखे, और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके वो अपना कदम उठाए, चाहे वो ऊर्जा की आपूर्ति हो, सैन्य आपूर्ति हो, या किसी भी संस्था में अपना पोजीशन लेना। ओके। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है नवीन, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तो फिर जब आप ऐसा बोल रहे हो तो क्या आप मानते हो कि भारत जो है, जो क्रूशियल इशू जो है, जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उन पे भारत का कोई पोजीशन नहीं होता है? नहीं सर, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि भारत जो है वह वर्तमान में ग्लोबल में जो भी समस्याएं हैं विश्व में
उस पे अपना एक पक्ष लेता है। अब वो पक्ष सर ये हो सकता है कि महाशक्तियों से वो जो भी उनका पक्ष है उस पे भारत तालमेल ना बैठा पाए। Okay. लेकिन भारत की आवाज़ आज भी विश्व लेवल पर सुनी जाती है। भारत की आवाज़ ये इसलिए सुनी जाती है क्योंकि भारत निश्चित तौर पे किसी एक पक्ष में झुके बिना अपने न्यूट्रल पोजीशन लेकर के हर मुद्दे पे अपनी बात को रखता है। ओके ओके ठीक है। एक बात बताओ, अभी यूएसए ने ये डिसाइड किया कि यूएसए वुड बी ड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फंडिंग पे उससे क्या असर पड़ेगा? सर पढ़े हो? यस सर। ओके सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वर्ष 2016 में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से इसका स्थापना हुआ था और इसमें एनर्जी को ध्यान में रख करके कैसे पूरी दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़े और इसमें और जोर शोर से प्रयास हो, इसके लिए एक ये संगठन बनाया गया था। अभी हाल ही में ये एक खबर आई कि अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से विड्रॉ कर रहा है। तो निश्चित तौर पे यदि हम देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो फंड है उसमें अमेरिका का कुल योगदान अभी तक 1% से भी कम का रहा है। और सर अमेरिका का भी कुछ मतलब जो फंड है वो बकाया भी है। तो निश्चित तौर पे अमेरिका चूँकि फंड करता है तो उससे इसके काम काज पे असर पड़ेगा, लेकिन इससे जो आईएसए का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो प्रभावित नहीं होता है। आज भी भारत या और भी दूसरे जो देश हैं वो इसको लेकर के काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी गंभीर प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर पे यदि अमेरिका इसमें रहता तो काफ़ी बेहतर और किया जा सकता था, लेकिन अमेरिका की अपनी स्थिति है, अगर वो इसमें नहीं रहना चाह रहा है तो फिर बाकी संगठन के सदस्य देशों को ऐसा सोचना चाहिए कि और भी दूसरे देश इसमें शामिल हो और इससे जो निर्धारित लक्ष्य है उसको हासिल किया जाए। ओके अभी सुनो नवीन, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बोलूँगा, अपने आप को चेंज करो। सब कुछ पता है, 1% तुम्हें पता है, मैंने बस कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा, उससे क्या इम्पैक्ट होगा। अब अमेरिका का क्या कंपल्सन है, नहीं कंपल्सन है, ये सब वहाँ पे नहीं बताना है। उतना ही बोलना है जितना पूछा जाए। ठीक है। और बिल्कुल कंफर्टेबल वहाँ पे नहीं होना है कि बोर्ड मेंबर को ये समझ लो कि वो तुम्हारे फ्रेंड हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी डेप्रिशिएशन काफ़ी ज़्यादा इंडियन करेंसीज का हो रहा है सुने होगा। डेप्रिशिएशन का ये हालत है कि 23 जनवरी को हम लोगों का जो एक डॉलर इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 91.99 हो गया था, मतलब करीब करीब 92 रुपये पे पहुंच गया। तो डेप्रिशिएशन से एक्सपोर्ट को मदद मिलेगी। अगर डेप्रिशिएट आपका मनी हो रहा है तो एक्सपोर्ट आपका कॉम्पिटिटिव बनेगा, होगा ना? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? एक्चुअली मैं इस बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ। ओके तो अभी आप डेप्रिशिएशन पढ़ेंगे। Yes. न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। डेप्रिशिएशन का इम्पैक्ट आपको देखना है इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। डेप्रिशिएशन होता क्या है सब पता करना है। सेकंड एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यू हैव सीन कि गोल्ड का जो प्राइसेस है बाबू वो लगातार ऊपर जा रहा है, सिल्वर का जो प्राइसेस है वो काफी ऊपर जा रहा है। रीजंस क्या है? एक क्वेश्चन ये है और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। आरबीआई का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स है तो उस रिजर्व्स का पिछले साल तक जो आरबीआई था तो उसमें 12% रिजर्व्स का जो पार्ट था वो गोल्ड में था। अभी वो 17% पे जा चुका है। नाउ मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसका 17% आरबीआई ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। क्यों? नहीं पता है ना, मुझे लग गया था। ठीक है, तो 2-3 चीज करना है। एक तो डेप्रिशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और भी जो एक करंट अफेयर जो है तुम वो फॉलो नहीं कर रहे हो। टेलीग्राम पे जो भेज रहा हूँ मैंने वहाँ पे बताया था कि आरबीआई का जो है ये 12% गोल्ड पर, पहले जो फॉरेक्स का जो पार्ट था उसका 12% गोल्ड था। नाउ आरबीआई इज मोर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। रीजन इज, अभी समझो, डी डॉलराइजेशन समझ रहे हो ना। अभी डॉलर का इशू जो है थोड़ा ज़्यादा ही बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ ट्रम्प, थोड़ा सारे कंट्री जो हैं वो इंस्टेड ऑफ कीपिंग डॉलर एज देयर करेंसी मींस एज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स, वो चाह रहे हैं कि डॉलर की जगह दे शुड शिफ्ट टुवर्ड्स गोल्ड। क्योंकि यू डू नॉट नो कि क्या पॉलिसी चेंजेस और ये करने वाला है ट्रम्प। ठीक है, सो पहले क्या था, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे वर कीपिंग देयर मनी इन हार्ड करेंसीज लाइक डॉलर। तो अब डॉलर के
जगह नाउ दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स गोल्ड. गोल्ड इज अ मोर सेफ एसेट फॉर देम, इसलिए ऐसा हो रहा है. इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है. अब नवीन कुछ बताओ, तुम्हें और क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर इसी से जुड़ा हुआ सर एक और है, जैसे भारत में जो ब्रिक्स समिट अभी होने वाला है, हाँ हाँ, तो आरबीआई ने जो दिया था कि सीबीडीसी के बारे में बोला है, उसके ठीक बारे है. में सर हाँ थोड़ा हाँ सा। हाँ. क्या इसमें दिक्कत क्या है? आरबीआई ने जैसे हर कंट्री में जब होस्टिंग होता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंडाज को भेजते हैं. ओके सर, ठीक है. तो एक एजेंडा आरबीआई ने सजेस्ट किया है भारत सरकार को कि सीबीडीसी भी होना चाहिए. द रीजन इज कि अगर हम लोग डिजिटल करेंसी अगर ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में अगर अभी से इसको ऑपरेशनलाइज करें तो हमारा जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर ये ऑटोमेटिकली घटेगा एंड दिस वुड लीड टू मोर ट्रेड अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज. ये बेसिक रीजन है. तो यहाँ पर भी जो अल्टीमेट गोल है वो है डी डॉलराइजेशन का ही. डी डॉलराइजेशन समझते हो ना? जी जी तो डी डॉलराइजेशन, ठीक है. सीबीडीसी है. कुछ लोगों ने ये बोला है कि इंडिया शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड व्हाट यू कॉल रिन्यूएबल एनर्जी, वो एक एजेंडा को बनाना है. ऐसे ऐसे इनफैक्ट अभी एक और अब क्वेश्चन आया जब तुम एजेंडा के बारे में बताए. मान लो लेट अस एज्यूम दैट कि तुमको भारत सरकार बोलती है कि इस बार आईएस जो इस बार ब्रिक्स होगी उसकी एजेंडा को नवीन तय करें. 3 आप एजेंडा बताइए जो आपको लगता है कि जो इस बार ब्रिक्स का होना चाहिए. एक तो सर मैं कोशिश करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो लेन देन हो रहा है यूपीआई के माध्यम से, ये ब्रिक्स देशों में इसका फैलाव और जोर से हो. ओके, मींस बेसिकली आप बोल रहे हैं कि यूपीआई को सारे कंट्रीज इधर ब्रिक्स में डाल देने हैं. मान लीजिए नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो सर वो तो सर बैठक में तय है. ओके ओके ठीक है. एक एजेंडा होगा यूपीआई एक्सपेंशन. और सर दूसरा सर मैं ये कोशिश करूंगा कि जो यूएनओ के द्वारा जो एसडीजी जो निर्धारित किया गया है 2016 से 2030 के बीच में, इस मुद्दे पे ब्रिक्स के देशों में आपसी सहमति और बढ़ाई जाए. ओके, मतलब एसडीजी के ऊपर कोलैबोरेशन को और बढ़ाना है. ओके, और थर्ड तीसरा सर जो ब्लू इकोनॉमी जो है, जो महासागरीय सहयोग जो है, इस आधार पे सर मैं सहयोग बढ़ाने की कोशिश करूंगा. और साथ ही साथ जो ब्रिक्स देशों का जो वेट 3 आपने बता दिया, 3 एजेंडा मिनिमम. अब क्वेश्चन ये पूछेंगे बोर्ड मेंबर कि जस्टिफाई व्हाई यू हैव केप्ट यूपीआई एट द फर्स्ट प्लेस, एसडीजी एट सेकंड प्लेस, ब्लू इकोनॉमी एट थर्ड प्लेस. अब क्या आंसर दोगे? सर मैं ये दूंगा कि वर्तमान में जो विश्व में जो भी डिजिटल लेन देन हो रहा है उसमें 50% से भी ज़्यादा का योगदान हमारे देश के यूपीआई का है. ओके, तो सर मैं ये चाहूँगा कि ब्रिक्स देशों के बीच में इसको और बढ़ावा मिले. ये डेटा कहीं चेक किए हो 50% का योगदान? 56% का सर है योगदान सर. ओके, ये इंडिया के अंदर कि विश्व के अंदर? सर विश्व में जो सर जो लेन देन हो रहा है उसमें सर यूपीआई का 56%. ओके, ये डेटा चेक किए हो? सर मैं श्योर हूँ सर. ओके, चलो आगे बताओ. और सर दूसरा सर मैंने बताया एसडीजी के बारे में. तो जो भी सर यूएनओ जो है वो पहले जो एमडीजी की जगह एसडीजी जो लाया वो एसडीजी पूरे देश पे लागू होता है. तो सर इसमें सर ये है कि वर्तमान में आर्थिक विकास हो और इसके साथ ही सर जो भविष्य के लिए भी जो भी संसाधनों को बचा करके रखा जाए. तो ये ब्रिक्स देशों के बीच, जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था ब्रिक्स में शामिल है, ब्रिक्स में लगभग सर 49% जीडीपी में योगदान है. तो इसमें ये एसडीजी को इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भी आर्थिक विकासशील जो देश हैं ये अपने विकास को इस तरह से निर्धारित करे या कोलैबोरेट करे ब्रिक्स देशों के साथ, ताकि भविष्य में जो संसाधनों की बचत है उसका सही से इस्तेमाल हो करके बचाया जा सके. ओके, और ब्लू इकोनॉमी? तीसरा ब्लू इकोनॉमी को तो मैं इसलिए तीसरे नंबर पर रख रहा हूँ क्योंकि ब्रिक्स जो है वह लगभग 49% जीडीपी और 29% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करती है. तो इसमें सर यदि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, जैसे अभी हाल ही में मैंने देखा कि अंडमान निकोबार में हमारे देश के मंत्री जी ने खुले क्षेत्र में फिशरीज मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया था. तो हमारा जो ब्रिक्स के जो देश हैं उसमें सर जो ब्राज़ील है या भारत है या रूस है, इनका महासागर से या सागरों से जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा है. तो यदि इसमें मैं ब्लू इकोनॉमी को और कोलैबोरेट तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित तौर पे ब्रिक्स के लिए फायदेमंद साबित. ब्लू इकोनॉमी के लिए इंडिया का अभी करंट पॉलिसी क्या है? ये सर मैं आप नहीं है बेर. अब देखो ये सब ओपनिंग नहीं देना है. एसडीजी 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है?
सर एमडीजी की जगह सर एसडीजी लाया गया था। हाँ, तो 2000 से 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ये सर यूपीआई कैसे आया? ठीक है, समझ गया मेरा क्या बोलना है? बिल्कुल। अब ये तुम्हें 3 पता है एजेंडा, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इन्हीं गैप को आप जाकर आज फिल कीजिएगा, ठीक है। यूपीआई कब आया, कैसे आया, एसडीजी क्या है, कैसे आया, ब्लू इकोनॉमी में इंडिया का अभी क्या पॉलिसी है, क्या हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड अभी एक हाई सीज ट्रीटी का भी नाम आपने सुना होगा, बायोडिवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, बीबीएनजे ट्रीटी, तो वो भी पता करेंगे, ठीक है। देखो मुझे लगता है नवीन तुम एकदम 100% प्रिपेयर्ड हो, बहुत अच्छा करोगे। बस थोड़ा सा जो जैसे जो चीज तुम बोल रहे हो यहाँ पे है यही ना, कि आप जो बोल रहे हैं उस पर कमांड होना चाहिए। आप बोल रहे हो लेकिन उस गैप्स को फिल नहीं किए हो। अगर तुमको मान लो यूपीआई नहीं बोलना है, कोई वैसा 3 चीज जानते हो जिसपे तुम्हें पूरे तरीके से कमांड है, तो वो 3 चीजों को बताओ। समझ में आया? इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में लेकर जाना है सर। और नहीं तो अगर अभी से तुम्हें पता है कि यूपीआई के बारे में बोलना है, एचडीजी के बारे में, ब्लू इकोनॉमी, फिर ये सोचो कि जब तुम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाओगे बीएस में, तो मान लो उन्होंने पूछा कि टेल मी 3 थिंग्स यू वुड बी डूइंग, या किस डिपार्टमेंट को पहले तुम ज्वाइन करना चाहोगे, किस डिस्ट्रिक्ट में सर्व करना चाहोगे, इस पे क्वेश्चन बनाओ तुम। फर्स्ट, अगर तुम्हें एसडीएम मिला तो किस डिस्ट्रिक्ट में सर्व करना चाहोगे, एक चीज, क्यों। या कोई डिपार्टमेंट उन्होंने पूछा, बिहार सेक्रेटेरिएट का कौन सा डिपार्टमेंट में अगर तुम्हारा बीएस में सिलेक्शन होता है तो तुम सर्व करोगे, क्यों। 3 एक्शंस अगर आपको चूज करने रहे कि ये 3 एक्शंस लेने हैं, क्यों, ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। रेस्ट मुझे लगता है कि तू कर लेगा अच्छे से। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का देखो, अभी अब स्ट्रेस नहीं लेना है कि पॉलिटिकल साइंस नहीं आता है, तो बहुत अच्छा करेगा। एंड आई एम होपफुल, भगवान करे कि तुम्हारा एग्जाम निकले, आकर यहाँ मिठाई खिलाएगा मेरे को, ठीक है। हो जाएगा नवीन, टेंशन। कुछ पूछना है तो बताओ। यस सर। इसमें एक ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे उन्होंने ये बोलते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे मैं आपको लेना पसंद करूँ, ठीक, तो इसमें मुझे क्या बोलना चाहिए? अभी देखो एक बात खुद सोचो सर, यहाँ पे सारे बच्चे आएंगे, तुम्हारी तरफ कितने सारे बच्चे आएंगे। अगर सब ये क्वेश्चन सबको मैं बताऊंगा इसी तरीके से, तो वहां पे सब उनको क्या लगेगा कि रटा रटाया आंसर लेकर आए हैं। अपना कुछ सोचो सर। तो इसमें मैं यही सोचता हूँ कि जैसे जब मैं अभी खर्च कर रहा हूँ, हाँ, तो जैसे मैंने उस दिन बताया था मॉक में कि वहाँ मुझे सेम डे वर्क को कंप्लीट करने का जो मिलता टारगेट है, इससे मुझे ये होता है कि मेरे अंदर डिसिप्लिन आती है और टाइम बाउंड डिलीवरी जो मैं कर पाता हूँ सर्विसेज की, ठीक, ये चीज़ें में मेरे अंदर है। ठीक, दूसरी चीज़ में ये उसमें बताया कि मेरे अंदर काम को ईमानदारी तरीके से और ऑन द टाइम करने की वो है, ईमानदारी तरीके से। उन्होंने सर काउंटर किया था, जैसे सर नहीं किया था। ये ईमानदारी का गुण तो सबके अंदर होता है, बिल्कुल सही उन्होंने बोला। फिर मैंने इसको कैसे मतलब मुझे, तो अब ये देखो, क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने ये काउंटर किया, सर ने बोला कि ये तो जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो सब बोल रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे अंदर इंटेग्रिटी है, मेरे अंदर ऑनेस्टी है, डिसिप्लिन है। तो तुमने कुछ ऐसा कोई केस स्टडीज याद करो, कुछ लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ हो जिससे ये प्रूव कर सको, ये बता सको कि हाँ रियल में जिस दिन तुम्हें स्टैंड लेना था तुम खड़े हुए हो। समझ में आया? जैसे देखो यहाँ पर आएंगे तो बच्चों से ये पूछा जाएगा, इंटरव्यू बोर्ड वाले पूछेंगे कि भाई तेरा सिलेक्शन क्यों होना चाहिए, तो वो बोलेंगे कि सर मेरे अंदर ये क्वालिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पूछेंगे, चलो तू बेटा बोल रहा है कि तू बहुत ईमानदार है, तो कैसे ईमानदार है प्रूफ कर, ऐसा क्या तुमने किया है। ऐसे तो सारे बच्चे यहाँ आते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैन ऑफ इंटेग्रिटी हूँ या विमेन ऑफ इंटेग्रिटी हूँ, तो इसको प्रूफ कैसे करेगा। तो कुछ सोचो वैसे केसेस को जो लाइफ में तुम्हारे साथ ऐसा घटना हुआ है जिसमें तुमने स्टैंड लिया है, जो ये दिखाता है कि यू आर अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, यू आर अ मैन ऑफ ऑनेस्टी। समझ में आया? हमेशा कोशिश करो कि कुछ अपना पर्सनल एग्जांपल लेकर आओ। मैम ने उस दिन बोला था कि आप महिलाओं को आगे रख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे महिलाओं को बोलने में अच्छा लगता है आपको, इसलिए आप उसको स्टैंड के रूप में शामिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा क्या मतलब होना चाहिए? क्या फिर से पूछो। जैसे मैम ने, सर ने पूछा था कि आप एज ए डीएसपी यदि कहीं जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो मैंने बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर को मैं और मेंटेन करूंगा ताकि महिलाओं से जुड़े हुए जो अपराध है उसको लगाम लगाई जा सके। तो मैम ने काउंटर किया था कि अच्छा कि आपने फिर महिलाओं, वृद्धजनों, बालकों का नाम तो लिया, बच्चों का, युवाओं का नाम नहीं लिया।
अपनी महिलाओं का नाम इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि अच्छा लगता है नहीं सुनने में। नहीं नहीं, मैम ने कुछ और बोला। मैम ने बोला कि आपने बोला कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे जी। और कोशिश ये करेंगे कि महिलाएं जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैम ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर जब मेंटेन करोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली ये चीजें सुधर जाएगी, तो आप ये क्यों एम्फेसिस दे रहे हो महिलाओं को? उसमें आपको आंसर क्या देना था कि करंट डेटा जब अगर हम लोग मैम देखेंगे तो उसमें सबसे वल्नरेबल कैटेगरी जो है वो है विमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। सो क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो ये विश्वास करता है कि हम लोग महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं कि जो सबसे लाइन में अंतिम आदमी है उसको ध्यान में रखना है। तो मैं लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल बहाल करूंगा कि वो सबके बेनिफिट में हो, लेकिन मैं ये इंश्योर करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ कंपैशन हो। जो लोग वल्नरेबल हैं इनके प्रति पुलिस को और जवाबदेही तय कराऊंगा, ऐसे करके बोलना था। सर्वोदय के साथ अंत्योदय भी। यस, सर्वोदय और अंत्योदय दोनों का मिश्रण के साथ मैं पुलिसिंग करूंगा, ये बोलना है। तुम इस बात को फिर वहां पे तुम नहीं बोल पाए। जी। तुम्हें बोलना क्या था कि मैम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंगा तो उससे यूथ का भलाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यूथ के भलाई के साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उसमें वल्नरेबल कौन से ज्यादा है। तो वल्नरेबिलिटी का जब इंडिकेटर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई चिल्ड्रन ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा हैं, तो हमें फोकस आगे उनके ऊपर करना है। कास्ट और करप्शन के ऊपर सर मैंने जो स्टैंड लिया था उसके बारे में सर क्या था? क्या करप्शन के ऊपर स्टैंड लिए थे? जैसे आपने ही पूछा था कि आपने बताया कि बिहार में करप्शन है, मैंने बोला कि जी सर है। फिर हमने बोला था कि आपने ब्रेन ड्रेन के बारे में बोला था और करप्शन के बारे में बोला सर था। ने फिर पूछा था प्रशांत किशोर जी क्यों चुनाव हार गए। हाँ हाँ, तो एक तो सर आपने ही पूछा था, तो मैंने बोला था कि चूँकि सभी जो संस्थाएं हैं या सरकार है वो करप्शन के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, आम जन के प्रति इसे विश्वास हुआ, इसलिए प्रशांत किशोर जी का ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट रहा, इसी वजह से वो चुनाव हारे। सिर्फ करप्शन ही रीजन नहीं है। तुम देखो कुछ जो रियल फैक्ट है उसको अवॉइड नहीं ना कर सकते हो सर। कास्टिज्म जो है, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो बिहार का रियलिटी है। तो इसको अगर मान लो वो बोलेंगे ये तुम कैसे बोल रहे हो कि कास्ट पॉलिटिक्स है, तो बोलना कि सर जब ओवरऑल वोट परसेंटेज आप देखेंगे पार्टियों का, तो जैसे जेडीयू है तो जेडीयू जो है वहाँ पे मिक्सचर ऑफ कास्ट जो है वो उनको वोट कर रहे हैं। बीजेपी को कुछ एक खास तबका, ये जो अलायंस है तो ये अलायंस इसलिए किया गया है कि इनके कास्ट के लोगों का वोट इधर ट्रांसफर कराया जाए, इनके कास्ट के वोटों का इधर ट्रांसफर कराया जाए। आरजेडी तो सर हमेशा से नारा ही देती है MY कॉम्बिनेशन, मुस्लिम और यादव MY कॉम्बिनेशन की बात करती थी ना। इस बार पहली बार वो लोग बात कर रहे थे कि इस बार ये जो है आरजेडी जो है वो सबकी पार्टी है, लेकिन पहले तो हमेशा से MY की वो बात किए हैं। तो सर कास्टिज्म इज अ वन फैक्टर, और इस फैक्टर पे शायद प्रशांत किशोर काम नहीं कर पाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आप बोलिएगा कि सर इन इलेक्शन मैसेजिंग ऑल्सो मैटर्स, मैसेजिंग प्लस क्रेडिबिलिटी। अभी प्रशांत किशोर का वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग ये तैयार नहीं थे कि जो अभी स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं उनको हटा के इनको मौका दिया जाए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बनने में समय लगेगा, सो इट वुड टेक टाइम। एंड थर्ड इज मैसेजिंग। जैसे तुमने करप्शन की बात बोला तो बोलो कि करप्शन को लेकर प्रशांत किशोर मैसेजिंग दे रहे थे, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग शायद लोगों को जेडीयू गवर्नमेंट का लगा, एनडीए गवर्नमेंट का लगा, इसलिए लोगों ने वोट किया, ऐसे करके बोलो। थर्ड फोर्थ थिंग तुम ये बोल सकते थे कि सर ग्रासरूट कनेक्ट जो था इनका वो बाकियों पार्टी के मुकाबले काफ़ी कम था, तो ऐसे करके डील करना है उसको। चीज़ों को इस तरीके से सलीके से बताओ कि अगले को लगे कि ये सब कुछ करके आया है। ठीक है सर, कुछ और पूछना है सर? पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में और सर कुछ उस गैप को कैसे भरना होगा? वही मैं बताया तो। जैसे अभी सुनो, कोई भी चीज़ तुमसे इसमें पूछे जो तुम्हारा एक ओपिनियन स्टैंड लिए हो वो बनाओ, इसके अलावा उसको मल्टी डायमेंशनल बनाओ, उसको विकसित भारत से जोड़ो, विकसित बिहार से जोड़ो। अब तुम एसडीजी की बात किया, एसडीजी से जोड़ो। अगर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो सोचो कि एसडीजी रियलाइज होगा? गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो फिर जीरो पॉवर्टी कैसे लाएंगे, सोशल कैपिटल कैसे बनाएंगे, ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाएंगे। तो चीज़ों को तुम्हें सब पता है, बस कनेक्ट करना सीखना है नवीन। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एसडीजी के साथ उसको कनेक्ट करो, इनके साथ कनेक्ट करो, चाणक्य के साथ कनेक्ट करो, फिर
विकसित बिहार के साथ करो, विकसित भारत के साथ करो, हो जाएगा। सर मतलब कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस पे पूछें, एकदम दिमाग में रखो कि इस पोस्ट का एसडीजी से क्या कनेक्शन है, इस पोस्ट का विकसित भारत से क्या कनेक्शन है, इस पोस्ट का विकसित बिहार से क्या कनेक्शन है। यही सब गैप है, कर लोगे तुम। ओके सर। कुछ और पूछना है? अभी तो सर ठीक है, सर। गुड लक। मुझे लगता है कि तुम एग्जाम निकालोगे। ठीक है, इसको रखिए, सर बिना टेंशन का जाइए। कोई भी दिक्कत हो जी। मुझे मैसेज करना, तुम जानते हो कि मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है, नंबर है ही मेरा। जी जी जी। टेक केयर, बाय। ये आप अपने साथ रख लीजिए। गुड लक। हो गया। अगला स्टूडेंट कौन है? कोई नहीं आया है।